तो कल हमारा जो वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसके 4 मुख्य अंग बता दिए थे। उसके बाद जो भी मुख्य अंग थे उनका जो है हमने अलग अलग एनालिसिस किया था। ठीक है, जैसे जो साइकिल होता है उसमें जो प्रक्रम है वो क्या है, स्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो मतलब जो है रेफ्रिजरेंट प्रशीतक का प्रवाह कैसे हो रहा है, स्थिर प्रवाह हो रहा है। तो हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का फॉर्मूला, स्थिर प्रवाह ऊर्जा सूत्र का फॉर्मूला यूज करके अलग अलग अंगों का, चाहे वो कंप्रेसर हो, संपीडक हो, चाहे वो संघनित्र हो, चाहे वो वाष्पित्र हो, चाहे वो आपका एक्सपेंशन वाल्व हो, थ्रॉटलिंग हो, अवरोधन हो, ठीक है, सबका अलग अलग एनालिसिस किया था। अब इसके बाद जो है इसी में आपका आता है निष्पादन गुणांक। अब निष्पादन गुणांक कैसे निकालेंगे आप, मतलब इसका वेपर कंप्रेशन साइकिल का, तो हम जानते हैं कि निष्पादन गुणांक के लिए आप पहले चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था ना निष्पादन गुणांक का। तो निष्पादन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऊपर लिखा हुआ है। निष्पादन गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रशीतन प्रभाव बटे किया गया कार्य। ठीक, तो प्रशीतन प्रभाव का मतलब क्या हो गया, मतलब प्रशीतन प्रभाव जहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्रशीतक है उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके वजह से हमारा जो ये जो चक्र है वेपर कंप्रेशन साइकिल, इसमें प्रशीतन प्रभाव का मतलब क्या हो रहा है, प्रशीतक का प्रभाव मतलब कैसे वो जो है अंदर जो निकाय के अंदर ठंडक पहुंचा रही है, यही उसका इफेक्ट हुआ, ठंडक पहुंचाना। भाई फ्रिज का काम क्या होता है, फ्रिज के अंदर के तापमान को कम रखना। तो प्रशीतन प्रभाव ये किसके बराबर होता है, ये उष्मा अवशोषण के होता है। मैंने बताया था कि जो वाष्पित्र होता है, वाष्पित्र में जो है स्थिर दाब पे उष्मा का अवशोषण होता है, और ये अवशोषण किससे लेकर के किया जाता है, किसके मतलब किसकी उष्मा अवशोषित की जाती है, जो फ्रिज के अंदर जो खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं, दूध, दही, फल, सब्जियां, उससे उष्मा अवशोषित की जाती है। और क्या किया जाता है, कंप्रेसर इसको लेकर के रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ जाता है, कंप्रेसर में चला जाता है। तो इस प्रकार जो है फ्रिज के अंदर रखे हुए खाद्य पदार्थ ठंडे होने लगते हैं धीरे धीरे। तो प्रशीतन प्रभाव देखो किसके बराबर है, उष्मा अवशोषण बता किया गया कार्य। मतलब किया गया कार्य किस पे कार्य किया जा रहा है, कंप्रेसर पे, संपीडक पे कार्य किया जा रहा है। तो जो आपका कंप्रेसर है, सॉरी, उष्मा अवशोषण किस पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वाष्पित्र में हो रहा है। तो वाष्पित्र के लिए अब ये वाला मैंने बताया था ना, वाष्पित्र का प्रभाव कल मैंने बताया था। वाष्पित्र में जो लास्ट वाला था उसमें उष्मा अवशोषण क्या था, वाष्पित्र के द्वारा उष्मा अवशोषण, उसकी वैल्यू थी H1 माइनस H4। ठीक, तो उसके जगह हमने यहाँ पुट कर दिया उष्मा अवशोषण या प्रशीतन प्रभाव की जगह H1 माइनस H4 बटा किया गया कार्य। तो किसके द्वारा कार्य किया गया था, कंप्रेसर के ऊपर कार्य किया गया था। तो कंप्रेसर के ऊपर कार्य कितना था, H2 माइनस H1। तो बस वही दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। ऊपर जो प्रशीतन प्रभाव है या उष्मा अवशोषण है, ये कहाँ हो रहा है, उष्मा अवशोषण ये वाष्पित्र में हो रहा है, इवेपोरेटर में हो रहा है। और उसकी वैल्यू कितनी कल बताए थे, H1 माइनस H4 बताए थे। किया गया कार्य कहाँ हो रहा है, कंप्रेसर में हो रहा है। कार्य तो एक ही जगह किया जा रहा है, कंप्रेसर में। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी थी, H2 माइनस H1। तो जब ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके COP की वैल्यू क्या आ जाएगी, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। अब देखो नीचे मैंने COP की एक और वैल्यू लिखी है, क्या लिखा है, H1 माइनस H3 अपॉन H2 माइनस H4। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रक्रम 3 से 4 कहाँ पे होता है, अवरोधन में होता है, थ्रॉटलिंग वॉल्व में होता है। और थ्रॉटलिंग वॉल्व का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं, सम एंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं। देखो इसमें एक ही है, 2 मिनट।
जैसे यही फिगर देखो, यहां पे कौन सा प्रोसेस है, 3 से 4, 3 से 4, ये क्या है, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये जो 3 से 4 ये जो लाइन आ रही है, ये पीएच डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो जो H4 है वो बराबर हो जाएगा किसके, H3 के, क्योंकि इन दोनों ही ये दोनों ही, ये जो लाइन है 3 और 4 का, ये दोनों ही एक ही बिंदु पे आके मिल रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ही H4 भी होगा और यहाँ पे ही H3 भी होगा। इसका मतलब क्या है, H4 इक्वल टू H3। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ आप देख रहे हैं H4 के जगह H3 पुट कर दिया और लास्ट में क्या लिखा है, H3 इक्वल टू H4। ठीक है, H3 इक्वल टू H4, इस वजह से हमने क्या पुट कर दिया, H4 की जगह H3 पुट कर दिया। अब कहोगे कि सर इसकी ज़रूरत क्या थी, तो इसको भी मैंने उस समय बताया था। इसकी ज़रूरत इस वजह से थी क्योंकि फिगर में आप देख रहे थे जो H3 था वो कहाँ पे था, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे था, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे था, मतलब संतृप्त द्रव्य रेखा पर था, जिसको कि हम आसानी से स्टीम टेबल या मोरियर चार्ट के द्वारा इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जबकि H4 की वैल्यू निकालने में हमको दिक्कत होगी। इस वजह से H4 की जगह हमने H3 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ सुविधा के लिए आपका हो गया, न्यूमेरिकल में इसके सहायता से हम आसानी से सुविधापूर्ण तरीके से जो है H3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, इस प्रकार हम वेपर कंप्रेशन साइकिल का वाष्प संपीड़क चक्र का हम क्या निकाल लेते हैं, COP निकाल लेते हैं, क्या कहते हैं, निष्पादन गुणांक जिसको कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या लिखा, चूंकि वाष्प संपीड़क चक्र में, अब देखो ये चीज़ तो मैंने कल ही बता दिया था, यहाँ फिर लिखा हुआ है, चूंकि वाष्प संपीड़क चक्र में हम अवरोधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवरोधन का मतलब थ्रॉटलिंग वाल्व का प्रयोग करते हैं और यह एक अप्रतिवर्त इरिवर्सिबल प्रक्रम है। इरिवर्सिबल नहीं बल्कि हाईली इरिवर्सिबल है, बहुत ही ज़्यादा जो है इरिवर्सिबल प्रक्रम होता है। अतः यह चक्र भी क्या होगा, कौन सा चक्र, वाष्प संपीड़न चक्र, यह चक्र भी क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो अगर ये कोई पूछे आपसे कि वाष्प संपीड़न चक्र किस प्रकार का चक्र होता है, तो आप कहेंगे अप्रतिवर्त चक्र होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप बता देंगे इसमें थ्रॉटलिंग वाल्व का भी उपयोग किया जाता है, अवरोधन का प्रयोग किया जाता है, जो कि हाईली इरिवर्सिबल है। इस कारण भाई, चूंकि ये जो चक्र है 4 प्रक्रमों से मिलकर के बना हुआ, अगर इसमें से एक प्रक्रम भी अप्रतिवर्त हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, तो ये पूरा चक्र भी क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल कहलाएगा। अब उसके बाद शक्ति, पावर इनपुट। तो पावर इनपुट निकालने के लिए मैंने बताया था, पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल में भी इसको बताया था, अब इसमें भी देख लीजिए। तो इसमें मैंने क्या किया था, पावर इनपुट निकालने के लिए, जैसे आप पावर पढ़े होंगे फिजिक्स में 8वीं क्लास 9वीं क्लास में, पावर शक्ति, इसको हम सामर्थ्य भी कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, कार्य करने के दर को ही शक्ति कहते हैं, कार्य करने के दर को ही शक्ति कहते हैं। तो या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नियत समय में किसी वस्तु के द्वारा या किसी निकाय के द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका सामर्थ्य कहते हैं। तो नियत समय, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यदि m मतलब क्या है, m एक द्रव्यमान है और द्रव्यमान को क्या है, ये प्रशीतक का द्रव्यमान है, रेफ्रिजरेंट का द्रव्यमान है। तो लिखा है यदि m नियत समय, निश्चित समय, मान लीजिए हमने 1 सेकंड ले लिया, में प्रवाह होने वाला प्रशीतक है। ठीक है, m क्या है, एक प्रशीतक का द्रव्यमान है। मान लीजिए प्रशीतक जो प्रवाह हो रहा है इस चक्र में, उसका कुछ अपना द्रव्यमान होगा ना। तो m जो है प्रशीतक का द्रव्यमान है जो किसी निश्चित समय में, और वो निश्चित समय क्या है, 1 सेकंड में। ठीक, 1 सेकंड में क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ पे
देखो, निश्चित समय 1 सेकंड में प्रवाह होने वाला प्रतितक का द्रव्यमान, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट होता है एसआई यूनिट केजी, और मतलब किसी निश्चित समय में है, ठीक है, तो यहाँ पे पर सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड हमने लिया तो पर सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर सेकंड। और हम जानते हैं कि इस पूरे चक्र में जो निकाय पर कार्य किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, कंप्रेसर में किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो कार्य है वो कितना है, H2 माइनस H1 है। इस प्रकार जो हमारी पावर इनपुट P जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का ही गुणनफल हो जाएगा। मतलब प्रशीतक के द्रव्यमान निश्चित समय में कितना जो है द्रव्यमान जो है प्रशीतक का प्रवाह होता है, ठीक है, वो इनटू जो कंप्रेसर के ऊपर कार्य किया जाता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो आपका P की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी m गुणे H2 माइनस H1। अब इसका यूनिट क्या होगा, m का यूनिट क्या है, किलोग्राम पर सेकंड, और H2 माइनस H1 इसका यूनिट मैंने कल ही बताया था, किलो जूल पर केजी होता है। तो केजी आप दिख रहे होंगे ऊपर नीचे है, कट जाएगा, तो आपका फाइनल आ जाएगा किलो जूल पर सेकंड। अच्छा, किलो जूल, जूल पर सेकंड को और किस यूनिट से हम डिनोट करते हैं, वाट से डिनोट करते हैं। यहाँ किलो जूल है इसलिए इसको हम किलोवाट से डिनोट करेंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया पावर इनपुट। अब इसके बाद प्रशीतक क्षमता, कैपेसिटी। ये हालांकि इस तरह का है नहीं, लेकिन फिर भी दिया था तो हम बता दे रहे हैं। प्रशीतक क्षमता, कैपेसिटी। प्रशीतक क्षमता क्या होता है, ये भी आपका m तो आपने निकाल ही लिया। और भाई प्रशीतक की क्षमता कैसे हम निकालेंगे, तो जो भी प्रशीतन प्रभाव होगा, प्रशीतक के द्वारा जो प्रभाव होगा, प्लस उस प्रशीतक का किसी निश्चित समय में जितना द्रव्यमान क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, प्रशीतक क्षमता कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे m क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट है। किसी प्रशीतक का द्रव्यमान, किसी निश्चित समय में किसी प्रशीतक का द्रव्यमान गुणे प्रशीतक प्रभाव कहाँ होता है, इवेपोरेटर में होता है, ऊष्मा का अवशोषण। तो यहाँ पे m गुणे ऊष्मा का अवशोषण कितना हो रहा है, H1 माइनस H4 हो रहा है। तो इस तरीके से, और ये भी क्या होगा, किलो जूल पर सेकंड में ही होगा, किलोवाट में ही होगा, प्रशीतक क्षमता भी, कैपेसिटी भी। तो उम्मीद है ये इतना पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक है आपका
देखिए हम इसी में था, फालतू में ढूंढ रहे थे। अच्छा अब देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना हमको। अब इसके बाद जो वाष्प संपीड़क की विभिन्न दशाओं में सीओपी निकालना, मैंने इसमें बताया था जो आपका क्लासेस थे कि टोटल जो है 4 दशाएं होती हैं, 4 कंडीशन होता है। पहला है नम संपीड़न, दूसरा है सूक्ष्म संपीड़न, तीसरा अतितप्त संपीड़न और चौथा है अवशीतलन, या कहीं कहीं देखो अवशीतलन को इंग्लिश में कहते हैं सब कूलिंग। तो अवशीतलन के गए जगह कहीं कहीं बुक में जो है उपशीतलन दिया हुआ है। मैंने जो है रेफ्रिजरेटर जो पेपर बनाया है, चूंकि हमको उपशीतलन उसमें मिला तो मैंने उपशीतलन ही वो उसमें कर दिया है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अवशीतलन कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं उपशीतलन भी, उपशीतलन ज़्यादा मिलेगा, उपशीतलन ज़्यादा मिलेगा। आप लोग के बुक में भले अवशीतलन लिखा हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ अधिकतर जगह उपशीतलन दिया हुआ है। तो अवशीतलन या उपशीतलन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब कूलिंग कहते हैं। तो ये 4 बिंदुएं हैं, 4 दशाएं हैं, 4 कंडीशन है। अब वेट संपीड़न क्या था, मैंने बताया था कि जब जो हमारा प्रशीतक होता है, जब हमारा प्रशीतक रेफ्रिजरेंट नमी की अवस्था में होता है, क्या होता है, नम होता है, अर्थात उसमें जो है द्रव्य के कुछ कण मौजूद होते हैं। भाई नम कब होगा, कोई वस्तु नम कब होगा, जब उसमें द्रव्य के कुछ कण मौजूद होंगे। तो जब हमारा प्रशीतक नम होता है, ठीक है, और नम प्रशीतक जो है संपीड़क में उसको नम प्रशीतक को संपीड़क में भेजा जाता है। जैसे कि चित्र में देख रहे हैं बिंदु ए, अब यहाँ जो है बिंदु ए, तो बिंदु ए कहाँ है, वेट रीजन में है ना। ये जो मैंने कल बताया था सीपी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, फिर बता दे रहे हैं। सीपी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। ये वाला लाइन क्या है, ये वाला लाइन आपका होता है सैचुरेटेड वेपर लाइन, संतृप्त वाष्प रेखा। और इधर वाला लाइन क्या होता है, इधर वाला लाइन कहलाता है संतृप्त द्रव्य रेखा। ठीक, इस लाइन के इधर वेपर रीजन है, भाप वाली रीजन है, इस लाइन के इधर जो है लिक्विड रीजन है, और ये जो पहाड़ है इसके बीच वाले रीजन को हम कहते हैं लिक्विड प्लस वेपर, अर्थात वेट रीजन, नमी वाला रीजन कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हो बिंदु 1 कहाँ है, ये नमी वाले रीजन में है। ठीक है, अर्थात हमारा प्रशीतक क्या है, नम है। तो अब जो प्रोसेस होगा उसको कहेंगे नम संपीड़क कहेंगे। क्लियर, देखिए ये चारों जो कंडीशन है, चाहे वो नम प्रशीतक का हुआ, चाहे वो सूक्ष्म प्रशीतक का हुआ, चाहे अतितप्त हुआ या अवशीतलन हुआ, ठीक है, इन चारों की सीओपी तो समान होगी। क्यों, क्योंकि आप इस हेडिंग से ही देख रहे हैं क्लियर कि ये क्या है, वाष्प संपीड़न चक्र की विभिन्न दशाओं में सीओपी पूछा हुआ है। मतलब ये वही चक्र है जो अभी आपने पढ़ा है, वाष्प संपीड़क चक्र है, इसकी अलग अलग दशाएं हैं, अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ये चक्र वही है, चक्र क्या है, वही है। तो इसका सीओपी भी अलग अलग दशाओं में भी इसका सीओपी क्या होगा, समान होगा। बस आप बेसिकली ये जान लीजिए इसकी दशा में जो अलग अलग दशाएं होती हैं इसमें होता क्या है। नम संपीड़क क्लियर हो गया, नम संपीड़क में आपका जो प्रशीतक होता है वो किस अवस्था में होता है, अभी नमी अवस्था में होता है, नम अवस्था में होता है। इस कारण अब जो संपीड़क, जो ये प्रशीतक संपीड़क में भेजा जाएगा कंप्रेसर में, तो इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, नम संपीड़क पड़ गया। क्यों, क्योंकि संपीड़क में जो है नम प्रशीतक भेजा जा रहा है, वेट रेफ्रिजरेंट भेजा जा रहा है, इस कारण इसका नाम क्या हो गया। अब जो चक्र चलेगा इसको हम कहेंगे नम संपीड़क वेपर कंप्रेशन साइकिल। अब दूसरा क्या है, सूक्ष्म संपीड़न, मतलब ड्राई कंप्रेशन। अब यहां पे देखिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट 1 यहाँ है ना, और पॉइंट 1 आप देख रहे हो कहाँ पे, किस पे लाई कर रहा है, ये जो है आपका संतृप्त
भाफ रेखा पर है, अर्थात भाफ रेखा पर होने के कारण ये क्या हो गया, ये सूक्ष्म अवस्था में हो गया। अब ये नमी अवस्था में नहीं है, ये क्या हो गया, सूक्ष्म अवस्था में हो गया, क्योंकि इसी रेखा के बाद से तो जो है, इसी रेखा से तो जो आपका जो क्या कहते हैं, जो भी सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है, चूंकि यहाँ हम प्रतितक का बात कर रहे हैं तो प्रतितक ले लेंगे, तो इसी रेखा से ही तो प्रतितक क्या होता है, सूक्ष्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो है ये जो प्रतितक है वो इसी रेखा पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो प्रतितक है रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया। अब हम सूक्ष्म प्रतितक को जो है कंप्रेसर में भेज रहे हैं संपीड़न के लिए, संपीड़क में संपीड़न के लिए भेज रहे हैं। अब ये जो चक्र अब जो चल रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सूक्ष्म संपीड़न चक्र कहलाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि हमारा जो अब अभी तक पहले क्या था, संपीड़क जो है नम संपीड़क को भेजते थे कंप्रेसर में, अब हम क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म संपीड़क को भेज रहे हैं कंप्रेसर में। आप देख भी दीजिए आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पॉइंट 1 से, और पॉइंट 1 कहाँ पे है, ये आपका जो है संतृप्त भाप रेखा पे है। ठीक है, इसको हम कहेंगे सूक्ष्म संपीड़क। अब आपका तीसरा अतितप्त। अतितप्त में देखिए, अतितप्त, अब अतितप्त में आप देख रहे हैं हमारा जो है हमारा प्रतितक जो है, अब आप देख रहे हैं इस रेखा से, यानी सैचुरेटेड वेपर लाइन से, संतृप्त भाप रेखा से भी बाहर, मतलब इस साइड में यहाँ से बिंदु 1 से जा रहा है। तो यहाँ पे जब हमारा ये सूक्ष्म हो गया तो इसके इधर जाने पे ये वेपर रीजन है, तो कब इधर जाएगा, और सूक्ष्म कब होगा, जब हम इसको और ज़्यादा ताप दे देंगे। तो ये रीजन जब ये इससे इस साइड में आता है, जैसे यहाँ पे 1 डैश है, ये 1 डैश है हमारा, यहाँ देख रहे हैं ये 1 डैश हमने ले लिया है। ठीक है, तो जब हमारा जो है हम प्रशीतक को इतना ज़्यादा ऊष्मा दे दिए, वाष्पित्र के द्वारा इसको इतना ज़्यादा ऊष्मा दे दिया गया कि ये संतृप्त भाप रेखा से भी आगे निकल गया, वेपर रीजन में निकल गया। इसका मतलब इसका ताप क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। जितना ताप इसको जो है संतृप्त भाप रेखा पर जाने के लिए मिलना चाहिए था, हमने उससे ज़्यादा ऊष्मा दे दी है, जिससे कि इसकी ताप ज़्यादा हो गया और ये अतितप्त हो गया। अतितप्त होने मतलब सुपर हीटेड हो गया, जिसके कारण ये जो है संतृप्त वेपर लाइन को क्रॉस करके किस में चला गया, भाप वाले रीजन में चला गया, वेपर रीजन में चला गया। ठीक, तो वेपर रीजन में जाने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, अतितप्त संपीड़न कहेंगे। अब यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट होगा ये अतितप्त अवस्था में हमारा कहाँ जाएगा, कंप्रेसर के अंदर जाएगा। ठीक है, इस कारण अब ये जो चक्र होगा ये क्या कहलाएगा, अतितप्त संपीड़क कहलाएगा। अब देखो इन तीनों ही, चाहे वो नम संपीड़क हो गया, चाहे सूक्ष्म संपीड़क हो गया, चाहे अतितप्त हो गया, हमारा सीओपी समान ही रहेगा। अब इसके बाद आपका एक और बचा अवशीतलन का, एक है बचा, किसमें है भाई, शायद इसमें होगा, हाँ अवशीतलन। अब एक जो लास्ट वाला है अवशीतलन या उपशीतलन, जिसको हम कहेंगे सबकूलिंग। तो इसमें आप देखिए, इसमें
इसमें एक चीज अभी तक जो हमने तीनों पढ़ा, नम पढ़ा, सूक्ष्म पढ़ा और अतितप्त पढ़ा, इसमें मैंने डिफिनेशन क्या बताया कि जब हमारा जो है प्रतीतक नम होता है, नम प्रतीतक को संपीडक में भेजा जाता है तो वहाँ नम हो गया, नम संपीडन हो गया। सूक्ष्म प्रतीतक को जब कंप्रेसर में जाता है तो वहाँ सूक्ष्म संपीडन हो गया, और जब अतितप्त प्रतीतक को कंप्रेसर में भेजा जाता है तो वो अतितप्त हो गया। लेकिन अब अवशीतलन में क्या होता है, सुपर कूलिंग में क्या होता है, उपशीतलन में क्या होता है? तो यहाँ देखिए कूलिंग कहाँ होता है, चारों प्रक्रम में ये जो प्रक्रम है वेपर कंप्रेशन साइकिल, इसमें 4 मुख्य अंग होते हैं। तो ये बताइए कि तापमान में गिरावट कहाँ होती है? कंप्रेसर में होती है? नहीं होती है। कंप्रेसर में तो दाब और तापमान बढ़ता है। तापमान में गिरावट होता है कंडेंसर में। कहाँ पे होता है? कंडेंसर में होता है, संघनित्र में होता है। और कंडेंसर जो प्रक्रम है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? बिंदु 2 से बिंदु 3 तक होता है। मतलब अवस्था 2 से अवस्था 3, ये जो प्रक्रम होता है ये कंडेंसर का प्रक्रम होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्थिर दाब पे ऊष्मा का क्या होता है? स्थिर दाब पे ऊष्मा का निष्कासन होता है। ठीक है, वायुमंडल में ऊष्मा छोड़ी जाती है। तो इसका मतलब जो हमारा प्रशीतक है वो शीतल कहाँ से स्टार्ट होता है होना? कंडेंसर से स्टार्ट होता है, संघनित्र से स्टार्ट होता है। तो सुपर कूलिंग उपशीतलन में अब हम हमारा फिगर देखिए, जैसे हमारा जो संपीड़क है प्रशीतक है वो स्टार्ट होगा 1 से, इसका मतलब हमारा जो प्रशीतक है वो सूक्ष्म है, ये 2 तक गया। 2 से यहाँ पे कंडेंसर संघनन इसका हो गया, तो टेम्परेचर में देखो गिरावट आया, 2 से 2' होया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? स्थिर दाब पे ऊष्मा का रिजेक्शन हो रहा है। लेकिन ये जो ऊष्मा का रिजेक्शन है इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि ये यहाँ न रुक करके और आगे बढ़ जा रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ जा रहा है, यानी ये सुपर कूलिंग रीजन में चला जा रहा है, लिक्विड रीजन में चला जा रहा है। भाई ये वेपर रीजन था, ये लिक्विड रीजन में चला जा रहा है। तो ये जो हमने क्या किया, ऊष्मा को इतना ज़्यादा निष्कासित किया कि ये क्या हो गया? लिक्विड रीजन में चला गया। ठीक है, तो ये जो प्रक्रम है, ये जो प्रक्रम आप देख रहे हैं ये वाला, ये प्रक्रम 3' से 3 तक, ये कहलाता है सुपर कूलिंग, उपशीतलन। आवश्यकता से ज़्यादा शीतल हो गया, लिक्विड रीजन में चला गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अवशीतलन या सुपर कूलिंग, उपशीतलन। इसका भी COP वही होता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, आप जो देख रहे हैं उपशीतलन हो गया या अतितप्त शीतलन हो गया, ये दोनों ही इन दोनों ही का उपयोग तब किया जाता है जब हमको निष्पादन गुणांक COP के मान को क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना होता है। मतलब हमको जब चक्र का, वाष्प संपीड़क चक्र के निष्पादन गुणांक के मान को, COP के मान को बढ़ाना होता है, इम्प्रूव करना होता है। बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? इम्प्रूव करना, उसके मान को, निष्पादन गुणांक के मान को, COP को और सुधारना होता है, इम्प्रूव करना होता है। उस कंडीशन में हम अतितप्त संपीड़न या अवशीतलन का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा हम COP के मान को बढ़ा सकते हैं, निष्पादन गुणांक के मान को बढ़ा सकते हैं। वो आगे आएगा, डिस्कस करूंगा मैं। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका नम शीतलन की हानियां मैंने बताया था ही। नम और सूक्ष्म शीतलन में बढ़िया कौन होता है? सूक्ष्म शीतलन होता है। तो नम शीतलन क्यों खराब होता है? तो इसके मुख्य बिंदु मैंने बताया। पहला तो ये है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ।
पहला क्या है, आप पढ़ते भी जाइए, प्रतीतन प्रभाव में कमी, जिसके कारण निष्पादन गुणांक क्या होता है, कम हो जाता है। नम शीतलन का जो प्रतीतन प्रभाव होता है वो कम होता है। आप फिगर से देख लीजिए, नम संपीड़न में अब जैसे ये है, नम संपीड़न आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से 2, जबकि सूक्ष्म संपीड़क मैंने बताया था कि संतृप्त वाष्प रेखा से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे नम संपीड़न का प्रतीतन प्रभाव यही होगा, जबकि सूक्ष्म संपीड़क का प्रतीतन प्रभाव ये हो गया। तो सूक्ष्म वाले संपीड़क का प्रतीतक प्रभाव ज़्यादा हो गया ना, तो उसका COP का मान भी ज़्यादा होगा, निष्पादन गुणांक का मान भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपका कि जो नम संपीड़क है उसका प्रतीतन प्रभाव कम होता है, इसके कारण उसका निष्पादन गुणांक भी कम होता है, पहला। दूसरा, जो आपका जो नम प्रतीतक होता है, नम प्रतीतक हमने पहले ही बताया था, नम प्रतीतक कब होगा, जिसमें द्रव्य के कण होंगे, जिसमें द्रव्य के कण होंगे। तो दूसरा बिंदु हमारा क्या हो गया कि जो नम प्रतीतक है उसमें द्रवित प्रतीतक, भाई उसमें द्रव के कण होंगे। तो ये जो द्रव के कण होंगे वो कंप्रेसर के अंदर जब जाएंगे, संपीड़क के अंदर जब जाएंगे, तो भाई संपीड़क एक यंत्र है, उसमें भी तमाम लुब्रिकेटिंग ऑयल और ये सब लगा होता है कि जिससे उसके अंदर घिसाव ना हो। तो ये जो द्रव के कण जो अंदर जाएंगे ये उसके लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्या करेंगे, खराब कर देंगे, जिसके कारण देखो को खराब कर देगा, जिसके कारण संपीड़क में घिसाव उत्पन्न हो जाएगा और उसका जीवन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा बिंदु क्या है, अब चूंकि हमारा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वाष्प संपीड़क चक्र पढ़ रहे हैं, भाई भाप संपीड़क चक्र पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो कंप्रेसर होता है, संपीड़क होता है, वो तो वाष्प के लिए स्पेशली बनाया जाता है, जबकि यहाँ पे हम नम प्रतीतक का यूज कर रहे हैं जिसमें द्रव्य के कण मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारा जो संपीड़क है वो भाप के लिए बनाया गया है, जबकि हम जो प्रतीतक भेज रहे हैं उसमें द्रव्य के पार्टिकल भी हैं। तो इसके कारण क्या होगा, चूंकि जो भाप के लिए बनाया जाता है और भाप का हम उस दिन बताए थे, भाप का जो विशिष्ट आयतन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि जो लिक्विड द्रव्य के कण हमारे प्रतीतक के साथ जा रहे हैं अब उसका जो विशिष्ट आयतन कम होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, ये संपीड़क के वाल्व को खराब कर देता है। तो ये 3 बिंदुएं हैं जिसके कारण नम संपीड़क क्या होता है, सूक्ष्म संपीड़क जो है नम संपीड़क से बढ़िया माना जाता है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आज के लिए अब इतना ही रहने दो, कल कोशिश मैं करूंगा खत्म कर दूंगा।